हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें आज वन लाइनर अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आज हम यहाँ पे वर्णमाला देखेंगे, वर्णमाला से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपका यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम भी है और उसके बाद आपका यहाँ पे है वीपीडीओ का एग्ज़ाम और अन्य कोई भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम देखते हैं जहाँ पे भी हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसके अभी हम यहाँ पे जो है आज यहाँ पे इसका जो है वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो है इसके एमसीक्यू लेके आऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसके एमसीक्यू देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे जिन भी लोगों का हिंदी लेक्चर आ रहा है तो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। यानी जो वर्ण है, वर्ण कितने होते, वर्ण क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह। तो वर्ण हमारे क्या होते हैं, अ से और ज्ञ तक के, ये सभी हमारे क्या है, वर्ण है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। अब वर्णमाला तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये होती है ध्वनि या वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। अब बढ़ते से घटते क्रम में भाषा की इकाइयाँ देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, वाक्य, फिर क्या होता है, उपवाक्य, फिर पदबंध, फिर पद, शब्द और अक्षर और ध्वनि या वर्ण। यानी सबसे छोटा क्या है, अगर पूछा जाएगा तो वर्ण या ध्वनि हो जाएगा। उसके बाद अक्षर बनता है, अक्षर से क्या बनता है, शब्द बनते हैं, शब्द से क्या बनते हैं, पदबंध बनते हैं और पदबंध से आपका उपवाक्य और उपवाक्य से आपका वाक्य बनेगा। वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, स्वर और व्यंजन का। मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो है हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, 10 स्वर हैं और 35 क्या हैं, व्यंजन हैं। आपने देखा होगा अ आ ई उ ऊ और यहाँ पे ए आई, तो ओ आओ, ये आपकी क्या है, 10 स्वर हैं। और जो अंग है वो है आपकी क्या है, अयोगवा है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर और 35 व्यंजन है। री को इसमें काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद देखेंगे स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 13 मानी गई है। कौन, अ आ ई उ ऊ, री, एक आई, ओ आओ, अंग ह। लेकिन अगर हम देखते हैं तो केवल 10 को ही क्या किया जाता है, मान्यता दी जाती है। जो बाकी अंग ह है ये क्या है, अयोगवा है। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है, सबसे पहले ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में क्या होता है, इन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या उच्चारण लघु छोटा होता है। जैसे अ ई उ, ये तीनों क्या हैं, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर में क्या हो जाएंगे, जो इसके अलावा है, अ ई उ के अलावा, यानी जिनमें क्या आती है, मात्रा आती है। तो ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में क्या होता है, 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण ह्रस्व स्वर से अधिक होता है। देख सकते हैं आप, आ, बड़ी, उ, ए, आई, ओ, आओ और आ, यानी जिसमें क्या है, अर्धचंद्राकार बना हुआ। पलुत स्वर, पलुत स्वर में आपका कैसा होगा, जैसे ओम हो गया, राम हो गया, जिसमें हम लंबी साउंड लेके चलते हैं। तो पलुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वरों से। तो पलुत स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ होता है। इन स्वरों को बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। बहुमात्रिक का स्वर का मतलब हो गया, यानी जो स्वर है वो लंबे साउंड तक चलेगा। नाटक के संवादों में इनका अधिक प्रयोग होता है, जैसे ओम, तो ये देख सकते हैं ओम, अ का जो साउंड है इससे काफी आगे जाएगा, ओम, इस तरह से। मूल स्वर अ, आ, ई, उ, री, लिरी, ये क्या है, मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर क्या है, ए, ओ, आई, आओ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिह्वा यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले अग्र स्वर, 3 स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग जो है कार्य करता है। ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया, आई हो गया, तो ये आपका अग्र स्वर हो जाएंगे। मध्य स्वर में, तो इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो मध्य भाग होता है वो कार्य करता है अ, क्या है, अ। पश्च स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है आ, उ, ओ, आओ और आ। ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, तो आवर्तमुखी, आवर्तमुखी यानी वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करते समय ओंठ
वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए, आई। और वृत्तमुखी कैसे होते हैं? जिनके उच्चारण में गोलाकार ओंठ क्या होते हैं? गोलाकार या वृत्तमुखी होते हैं, यानी इस तरह से होते हैं। तो जैसे उ, ओ, आओ, आ, ये क्या है हमारे मुख द्वार खुलने के आधार पे। तो स्वर्गों का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले विवृत क्या होता है? निम्न ओपन, यानी ओपन। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुला रहता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे आ। अर्धविवृत में हाफ ओपन होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा खुला रहता है, आई, ओ, आओ और ओ। अर्ध संवृत हाफ क्लोज में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद रहता है, जैसे ए और आओ। संवृत में यानी क्लोज में क्या होता है? इन स्वरों में क्या होता है? उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक मौखिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण के समय वायु केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई। अनुनासिक स्वर हवा नाक व मुंह दोनों स्थानों से निकलती है, जैसे अंग, आ, इंग। घोषता के आधार पर स्वर। तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्र में जब जो है कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होते हैं, और सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर होते हैं क्या होते हैं? सघोष ध्वनियां होते हैं। प्राणत्व के आधार पे जो स्वर होते हैं उनका प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर जो है अल्प प्राण होते हैं। क्या सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं? यानी इनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। मुख्य बिंदु सभी स्वर जो है सघोष ध्वनियां व अल्प प्राण होते हैं। जो क्या है? जो सभी स्वर है हमारे वो क्या होते हैं? सघोष ध्वनियां होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। आगत स्वर कौन कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिन्हें किसी अन्य भाषा से हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे आ, डॉक्टर, सॉल्व, पेपर। तो यानी सजातीय स्वर अ, आ, ई, उ। विजातीय स्वर री, ए, आई, ओ, आओ। उसके बाद देखेंगे स्वरों के संदर्भ में विशेष तथ्य। तो जो स्वर होते हैं स्वतः उच्चारित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर तत्सम व तद्भव दोनों हैं। आ जो है अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, और अतः इसे आगत या गृहीत स्वर भी कहते हैं। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में श्वास का मात्रा कम होती है और सभी स्वर जो है अल्पप्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कंपन होता है और सभी स्वर जो है घोष और सघोष होते हैं। स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत्य ध्वनि नहीं है। अयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग हमेशा तत्सम होता है। अयोगवाद में परंपरानुसार जो है यहाँ पे विसर्ग, अनुस्वार का चिन्ह और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये ध्वनियाँ जो हैं ये ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह अ की सहायता से होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि व्यंजन में पीछे स्वर आता है। दूसरे स्वरों में शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग जो है लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जातीय योग न तो व्यंजन है के साथ और न ही स्वर के साथ ठीक बैठता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर यह अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहते हैं। अब देखेंगे अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। उच्चारण के आधार पर सबसे पहले कंठ स्वर अ, आ, तालव्य स्वर ई, मूर्धन्य स्वर री, औष्ठ स्वर आपका ऊ हो जाएगा, कंठ तालव्य स्वर आपका ए आई हो जाएगा और कंठोष्ठ स्वर आपका ओ आओ हो जाएगा। व्यंजन देखेंगे तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे हमारे जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो क्या स्वतंत्र नहीं होते। अ के बिना जो है व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है, और परंपरागत रूप से जो है वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ड ढ को जोड़ने पर व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान मूर्धा, कंठ, तालु, दांत या ओंठ का स्पर्श करते हुए निकले
और वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्चारण के स्थान पे जो है स्पर्श व्यंजनों के प्रकार। सबसे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। तो इसको हम KTMDO इस तरह से भी कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजनों को जो है 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो क ख ग यानी क वर्ग में क्या आ जाएगा, क ख ग घ ज्ञ यानी के। च वर्ग में च छ ज झ य टी। उसके बाद ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। तो उच्चारण क्या हो जाएगा, मूर्धन्य एम आ जाएगा, इसका पहला लेटर ले लेना है। त वर्ग त थ द ध न, उच्चारण दंत्य, तो यानी क्या आ जाएगा डी। और उसके बाद आएगा प वर्ग में प फ ब भ म, उच्चारण ओष्ठ यानी ओ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, KTM2। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। और एग्जाम में काफ़ी हेल्प, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो हेल्प मिलती है बहुत। अनुनासिक व्यंजन या नासिका देखेंगे तो व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है नासिका से व्यंजन होता है। जैसे ज्ञ य ण न म, क्या है, व्यंजनों के उच्चारण वायु जो है नासिका से बाहर निकलती है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर यानी 5वां अक्षर जो होता है अनुनासिक व्यंजन होता है। जैसे ज्ञ य ण न म। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट पैदा होती है। जैसे ऊष्म व्यंजन कौन है, तीनों स और ह। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अब इसमें देखेंगे वर्ग। तो स आपका तालव्य, आपका प वाला स मूर्धन्य और स आपका सड़क वाला वर्तस्य, और आपका जो स्वर तंत्र है वो है ह। और ये हमारे क्या है, ऊष्म व्यंजन। उच्चारण देखेंगे इनका तो स का जो है तालो, श का मूर्धा, श दंत मूल और ह कंठ के अंदर। अघोष, तो जो हमारे तीनों श हैं वो क्या है, अघोष है और महाप्राण है, लेकिन ह क्या है, सघोष है और महाप्राण है। अंतस्थ व्यंजन देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और हमारे जो ऊष्म व्यंजन है वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनकी संख्या 4 है। य लव, य लव का उच्चारण देखेंगे वर्गोच्चारण, तो वर्गोच्चारण और ध्वनिया। तो वर्गोच्चारण य का क्या है, तालव्य, ध्वनिया क्या है, अर्धस्वर है। र का वर्गोच्चारण क्या है सॉरी, र का जो वर्गोच्चारण है वह है वर्तस्य और दंतमूल, और ध्वनिया इसकी क्या है, लुंठित है। ल का वर्तस्य, दंतमूल और पार्श्व किसकी ध्वनिया है। व का आपका दंतोष्ठ है, अर्धस्वर है। और ये सभी आपके क्या हैं, सघोष अल्प प्राण है। अर्धस्वर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग न के बराबर स्पर्श रहते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, जो क्या है, य व। लुंठित, र को उच्चारण करते समय जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र ध्वनि को लुंठित एवं प्रकंपित ध्वनि भी के रूप में माना जाता है। पार्श्विक देखेंगे, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जीवा के दोनों पार्श्व बगल भागों से बाहर निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ल। उत्तक्षिप्त व्यंजन देखेंगे, उत्तक्षिप्त व्यंजन हमारे होते हैं जिनमें उच्चारण जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को हो जाए, उत्तक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ड ढ यानी जिनके नीचे बिंदु रहता है। तो ड आपका क्या होता है, मूर्धन्य होता है, सघोष अल्प प्राण होता है। लेकिन ढ आपका क्या होता है, मूर्धन्य होता है, सघोष महाप्राण होता है। संयुक्त व्यंजन देखेंगे तो ये भी हमारे 4 होते हैं। अक्षत्र ज्ञ श्र, इनकी भी संख्या कितनी है, 4 है। और ये आपका क और श से मिलके बना है। ज्यों आपका ज्यों से, त आपका त र से, और स्र आपका श र से। हिंदी शब्दकोश में तो अक्षर जो है क के बाद, ज्यों जो है जौ के बाद, त्र जो है त के बाद, स्र जो है आपका स के बाद। विदेशों से आगत गृहीत ध्वनियाँ, तो अरबी फारसी, तो यहाँ पे विदेशों से जो आगत ध्वनियाँ हैं, गृहीत ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी? सबसे पहले अरबी फारसी। तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ जो हैं अ क ख ग ज फ, जिनके नीचे क्या है, बिंदु लगा होता है। अ के नीचे बिंदु। अंग्रेजी से आ, अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण, ये अंग्रेजी है। और अरबी फारसी से जो जिन बिंदु के नीचे आपको क्या मिलेगा, जिन भी शब्दों अक्षरों के नीचे या जिन भी शब्दों के नीचे आपको बिंदु मिलेगा, वो हमारे क्या हो जाते हैं, अरबी फारसी हो जाते हैं। इस पर संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्शी भी हो तथा हवा को बाहर निकालने में संघर्ष करना सामना पड़े,
इस पर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जो विद्वान होते हैं वो च वर्ग को स्पर्शी व्यंजन भी मानते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? वर्ण अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक का पहला वर्ण दूसरा व्यंजन अघोष होता है, जैसे क वर्ग क ख, च वर्ग च छ, ट वर्ग ट ठ, त वर्ग त थ और प वर्ग प फ। ये आपकी क्या है? अघोष है। और बाकी इनके अलावा जो बचे हुए हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके क्या हो जाते हैं? सघोष हो जाते हैं। घोष और सघोष देखेंगे तो इनका क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। जैसे ग घ ज्ञ, झ झ झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म। प्राणों के आधार पर देखेंगे तो यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा से। अल्प प्राण देखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से कम हवा बाहर निकलती है, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो यानी पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क, फिर तीसरा हो जाएगा ग और उसके बाद हो जाएगा पांचवा यानी ज्ञ। तो ये आपकी क्या है? अल्प प्राण है। और यहाँ पे देख सकते हैं क ग ज्ञ। महाप्राण आपका क्या हो जाएगा? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से जो है अधिक हवा बाहर निकलती है और ह की ध्वनि अंत में सुनाई देती है। जैसे ख, तो आपको ह की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। जैसे ख, व, घ, ये आपके क्या हो गए? महाप्राण हो गए। तो वर्णों के उच्चारण स्थान देखेंगे। सबसे पहले स्थान दिया है कंठ। कंठ से आपका अ आ, व्यंजन स्पर्श आपका क ख ग घ ज्ञ, अंतस्थ में कुछ नहीं है। ऊष्म में देखेंगे अ ह। वर्ण का प्रकार है कंठ्य। तालु ई, च छ ज झ य हो जाएगा अंतस्थ से और श हो जाएगा आपका ऊष्म। और ये आपका ताले में हो जाएगा। मूर्धा देखेंगे री, ट ठ ड ढ अण, त्र हो जाएगा अंतस्थ। ऊष्म आपका यहाँ पे श हो जाएगा और मूर्धन यहाँ पे वर्ण का प्रकार हो जाएगा। तो यानी ये जो है ये मूर्धा से। दंत देखेंगे तो त थ द ध न, ल अंतस्थ है और क्या है आपका दंत से ल। ऊष्म आपका श हो जाएगा, दंत्य हो जाएगा। ये तीनों ये आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये आपके क्या है? य और ल व यहाँ नीचे दिया है। ये आपकी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। या इसके साथ क्या है? स ह। ओष्ठ देखेंगे उ, प फ ब भ म, ये आपके व्यंजन स्पर्शी हैं और ये ओष्ठ है। नासिका, फिर कंठ तालु हो जाएगा। नासिका से आपके अंग ज्ञ य अण न म ये हो जाएंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। तो सबसे पहले आ, फिर क्या बना? कु, क ख ग घ ज्ञ, ह और ह विसर्जनीय अह। इचु या सा नाम तालु तो ई, चु च छ ज झ य श। और ऋटु ऋषाणा मूर्धा री टू ट ठ ढ अण और श दोनों श। लिरी और तु लसानाम दंत लिरी ल, तु त थ द ध ध न स। प वर्ग में ओष्ठ, प वर्ग में देखेंगे प फ ब भ म। तो सबसे पहले अब इसको देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका क्या हो जाएगा? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई आपका उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द। और पद से छोटी इकाई आपका अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण। तो जैसे शब्द में जो है अक्षर रा और म एवं 4 वर्ण है, र आ म अ। भाषा के सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जिसमें ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये हमारा आज यहाँ पे जो है हिंदी का वर्णमाला चैप्टर था। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो है यहाँ पे 200+ यहाँ पे MCQ लेके आऊँगा। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।